हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है शानदार होंगे। आप सभी को होली एवं रंग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। बच्चों, आज साइंस में 3 पार्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। केमिस्ट्री का ऑलरेडी आपको वीडियो मिल चुका, केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट। इसी तरह से फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिजिक्स में टोटल बच्चों 4 चैप्टर्स हैं। चारों चैप्टर्स मिलाकर लगभग 25 क्वेश्चन की एक लिस्ट है। अगर ये लिस्ट के क्वेश्चंस आप लोग पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, याद करते हैं, तो मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि आपको बोर्ड एग्जाम में पूरे क्वेश्चन, फिजिक्स के जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस यहीं से मिलने वाले हैं। तो इसी उम्मीद के साथ शुरू करते हैं। बच्चों, ये वीडियो में जो पूरा लिखा हुआ है बोर्ड पे मैंने, वो इंग्लिश में है। मेरे प्यारे जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं, हिंदी से पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए मैं सभी क्वेश्चंस हिंदी में बोलते जाऊंगा। तो आप लोग उसको अपनी बुक में, गाइड में, जहां से भी आप पढ़ रहे हैं वहां पर आप टिक करते जाना और आप हिंदी में पढ़ लेना। तो शुरू करते बच्चों। पहला चैप्टर है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन करके। तो ये चैप्टर बच्चों 8 नंबर का वेटेज रखता है, यानी कि टोटल इस चैप्टर से 8 नंबर के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। काफी ज्यादा होते हैं 8 नंबर, क्योंकि 25 नंबर के आसपास आपके एग्जाम में आएंगे इस पूरे फिजिक्स से। यहां से आपको एक 4 नंबर का क्वेश्चन भी मिलेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, 4 नंबर के 3 क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में साइंस में आते हैं। एक क्वेश्चन आपको फिजिक्स से मिलने वाला है, एक केमिस्ट्री से मिलने वाला है, एक बायो से। तो फिजिक्स का जो 4 नंबर का क्वेश्चन है उसके ज्यादातर चांसेस होते हैं कि वो इसी चैप्टर से, यानी कि जो चैप्टर 9 है लाइट वाला, इस चैप्टर से पूछे जाए। तो लास्ट में इस चैप्टर में लगभग 8-10 क्वेश्चन जो मैंने दिए हैं, उसमें लास्ट में 4 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं, जो न्यूमेरिकल्स के ज्यादा चांस होते हैं, वो क्वेश्चंस भी इसमें दे रखे हैं। तो देखते हैं बच्चों, पहला है क्वेश्चन, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, राइट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन किसे कहते हैं? परावर्तन के नियम। ये 4 नंबर के हिसाब से क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन ये 2 पार्ट्स में है, तो ये 2-2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। जैसे कि आपसे केवल रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन पूछ लें, परावर्तन की परिभाषा पूछ लें, और यह हो सकता है कि अलग से परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन के नियम आपसे पूछे जा सकते हैं। 2 लॉज होते हैं। इसी तरह से बच्चों दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, राइट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन किसे कहते हैं? अपवर्तन के नियम लिखिए। मतलब परावर्तन, अपवर्तन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। तो काफी सिमिलर क्वेश्चंस रहेंगे, इनके ऊपर कुछ ना कुछ आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलने वाला है। तीसरा क्वेश्चन बच्चों, डिफाइन फॉलोइंग, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। छोटी छोटी परिभाषाएं, छोटी छोटी डेफिनेशंस इस चैप्टर में बोर्ड एग्जाम्स में आती रहती हैं। 2-2 लाइन की डेफिनेशंस हैं। लेंस और मिरर 2 मेन टॉपिक्स हैं बच्चों इस चैप्टर में। तो लेंस से संबंधित, लेंस से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस और कुछ मिरर से रिलेटेड। क्या है? प्रिंसिपल फोकस, मुख्य अक्ष कहते हैं हिंदी में, सॉरी मुख्य फोकस, हिंदी में भी इसको फोकस ही बोलते हैं। दूसरा फोकल लेंथ, फोकस दूरी कहेंगे हिंदी में। पोल हिंदी में बोलेंगे ध्रुव। ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र। सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। इसमें एक ऐड कर लीजिए, हो सकता है सेंटर ऑफ कर्वेचर की जगह रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आ जाए। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता, त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब। तो ये छोटी छोटी डेफिनेशंस बच्चों, 2-2 लाइन की डेफिनेशंस, इनको आप जरूर याद करें, यहां से आपको कुछ ना कुछ मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय पावर ऑफ लेंस। लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? राइट इट्स यूनिट, इसका मात्रक लिखिए। पावर का जो यूनिट है, मात्रक है, वो होता है डायोप्टर। 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है ये अलग से, और साथ में डेफिनेशन भी आपको याद करना है। 2 नंबर के हिसाब से एक अच्छा क्वेश्चन। डिफाइन लीनियर मैग्निफिकेशन, रैखिक आवर्धन को परिभाषित कीजिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, राइट एनी 3 यूजेस ऑफ कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, मिरर यानी कि दर्पण के यूजेस यानी उनके उपयोग क्या हैं? 2-2, 3-3 यूजेस आप जरूर पढ़ लें, कॉनकेव के भी और
कॉन्वेक्स के भी उत्तल अवतल दो तरह के दर्पण होते हैं। तो दोनों के जो उपयोग हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, फाइंड आउट द पावर ऑफ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर 1 मीटर। ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है बच्चों, देखा गया इस चैप्टर से 2 नंबर में भी और 4 नंबर में न्यूमेरिकल्स यानी कि आंकिक प्रश्न भी आते रहते हैं। तो जो लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करना अच्छा लगता है वो जरूर पढ़ें, जिनको नहीं भी अच्छा लगता है तो कम से कम जो इस लिस्ट में 2-4 क्वेश्चन है वो जरूर पढ़ लो आप। बाकी लोगों को मैं ये बोलूंगा कि न्यूमेरिकल्स में वैल्यूज चेंज कर करके यानी जो मान दिए हुए हैं उनको थोड़ा थोड़ा बदल बदल के कई तरह के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। तो अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, 2-4 क्वेश्चन यहाँ दिए हुए हैं, 2-4 आप एक्स्ट्रा में अपनी तरफ से सॉल्व कर लेते हैं तो न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ बच्चों क्वेश्चन में ये बोला गया है कि कॉन्केव लेंस है यानी कि अवतल लेंस है जिसका फोकल लेंथ 2 मीटर या फिर हो सकता 1 मीटर या हो सकता 50 सेंटीमीटर लिखा हो, 100 सेंटीमीटर लिखा हो, सेंटीमीटर मीटर में कुछ भी वैल्यू गिवन हो सकती है। तो फोकल लेंथ आपको गिवन है, फोकस दूरी आपको दी है, आपको पूछा गया है पावर बताओ। इसके लिए जो फॉर्मूला बच्चों, फॉर्मूले का भी एक लिस्ट मैंने इस चैप्टर के लिए बना के रखा है क्योंकि यहां से न्यूमेरिकल्स, तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। यहां पर फोकल लेंथ मीटर में अगर दिया है तो आप सीधा सीधा वैल्यू पुट करेंगे, 1 मीटर है तो 1 पुट करेंगे, 2 मीटर है 2 पुट करेंगे। लेकिन अगर फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी सेंटीमीटर में गिवन है तब आपको फॉर्मूला यूज करना रहेगा, P यानी पावर इज इक्वल टू 100/F इन सेंटीमीटर। ब्रैकेट में मैंने लिख रखा है, सेंटीमीटर में अगर वैल्यू है तो आप न्यूमरेटर में 100 लीजिए, 100 लीजिए, और अगर मीटर में वैल्यू है तो आप न्यूमरेटर में केवल 1 लिखो और सॉल्व करो। तो लेंस से रिलेटेड ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। इसका उल्टा भी आता है, जैसे अभी जो क्वेश्चन आपने देखा इसमें फोकल लेंथ, फोकस दूरी गिवन था, दिया हुआ था, पावर पूछा गया। कई बार पावर दिया रहेगा, फोकल लेंथ पूछेगा। एक क्वेश्चन अपनी लिस्ट में है, लास्ट में देखो, द पावर ऑफ लेंस इज -2 डायोप्टर। एक लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है। फाइंड इट्स फोकल लेंथ, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस, ये किस तरह का लेंस है, मतलब ये कॉन्केव है कि कॉन्वेक्स है। तो इस तरह का क्वेश्चन, यानी ये जो क्वेश्चन आपके पास 7th वाला था इसका जस्ट अपोजिट क्वेश्चन है। दोनों के लिए जो फॉर्मूला यूज होगा वो भी मैंने वहां लिख रखा है, आप उस फॉर्मूले को याद करो, वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, 2 नंबर के लिए एक अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट बच्चों, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। एक कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण का आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है, उसकी फोकस दूरी आपसे पूछी जा रही है। ब्रैकेट में बच्चों मैंने लिख रखा है कि आपको इस तरह के और भी क्वेश्चन, जैसे यहाँ 32 सेंटीमीटर देख रहे हैं आप, कोई क्वेश्चन में हो सकता है 20 सेंटीमीटर गिवन हो, कहीं पर 50 सेंटीमीटर गिवन हो, तो आपको वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन रहेगा, फोकल लेंथ यानी कि फोकस दूरी आपसे पूछी जाएगी। और इसके लिए जो फॉर्मूला यूज होता है बच्चों इस क्वेश्चन के लिए, F इक्वल्स टू R/2, रेडियस ऑफ कर्वेचर R से लिखते हैं, वक्रता त्रिज्या को, R की वैल्यू आपको गिवन रहेगी, R की वैल्यू पुट करना, 2 से डिवाइड करना, आपको फोकस दूरी यानी कि फोकल लेंथ F की वैल्यू मिल जाएगी। तो एक अच्छा क्वेश्चन ये भी बनता है। इसी तरह से 4 मार्क्स में बच्चों, इस चैप्टर से 4 मार्क्स में न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस भरपूर रहते हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है और उस तरह के क्वेश्चंस आपको बुक्स में और भी मिल जाएंगे। आप एनसीईआरटी की बुक उठाइए, सॉल्व करिए, वहां पर आपको 2-4 क्वेश्चंस इस तरह के मिलेंगे। क्या है क्वेश्चन? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फाइंड पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। मतलब हिंदी वाले बच्चों के लिए, उत्तल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखा हुआ है, उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी है वो 15 सेंटीमीटर है। तो आपको जो उससे प्रतिबिंब बनेगा, उस दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा, उस प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर। नेचर का मतलब होता है कि वो जो प्रतिबिंब होगा वो रियल होगा कि वर्चुअल होगा, यानी वास्तविक होगा कि आभासी होगा, ये नेचर आपको बताना रहेगा। तो बढ़िया 4 नंबर के हिसाब से एक अच्छा क्वेश्चन है बच्चों इसमें, जिसमें आपको
अगर ये क्वेश्चन लेंस से रिलेटेड, जैसे यहां पर क्वेश्चन में आप देखिए कॉन्वेक्स मिरर लिखा हुआ है, हो सकता है ये कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर क्वेश्चन होता, कॉन्केव कॉन्वेक्स की जगह कॉन्केव भी हो सकता है। तो लेंस या मिरर दोनों के अलग अलग फॉर्मूले हैं, आप क्वेश्चन में देखना, लेंस है तो लेंस वाला फॉर्मूला लगाना, मिरर है तो मिरर वाला फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला होता है 1/f 1/v प्लस 1/u। इसमें f का मतलब फोकल लेंथ, फोकस दूरी, v का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज यानी प्रतिबिंब की दूरी, और बच्चों u का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु की दूरी। अभी जो क्वेश्चन अपन पढ़ रहे थे उसमें f की वैल्यू गिवन थी, u की वैल्यू गिवन थी और v आपको निकालना था। बच्चों इस चैप्टर में जो भी फॉर्मूला आप यूज करेंगे, वैल्यू पुट करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसमें ध्यान रखना साइन कन्वेंशन काफी इंपॉर्टेंट चीज है। आपको साइन अपनी तरफ से, क्वेश्चन में वैल्यू सिर्फ गिवन रहेगी 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, इस तरह की वैल्यूज, लेकिन उस पर प्लस लगाकर फॉर्मूले में पुट करना है या माइनस लगाकर, इसके लिए आपको साइन कन्वेंशन यानी चिन्ह परिपाटी, या आपको एनसीईआरटी की बुक में या आपने जहां से भी पढ़ाई करी होगी वहां आपको टीचर ने बताया होगा कि कौन से मिरर के लिए, कौन से लेंस के लिए, किन चीजों के लिए क्या क्या साइन यूज होते हैं। साइन यानी किसी किसी में वैल्यू में प्लस साइन लगेगा, कहीं कहीं माइनस लगेगा। तो अगर आप 4 नंबर का ये न्यूमेरिकल जो इस चैप्टर से आएगा या हो सकता है 2 नंबर में आए, तो उसके लिए अगर आप चाहते हो कि क्वेश्चन आपसे मिस्टेक ना हो, गलती ना हो, आपको पूरे मार्क्स मिले, तो आपको साइन कन्वेंशन जरूर पढ़ना रहेगा। साइन कन्वेंशन पढ़कर ही आप सही आंसर, सही वैल्यू निकाल पाओगे। तो इस बात का बच्चों ध्यान रखेंगे। तो बच्चों ये अपना जो लाइट वाला चैप्टर है उसके ये 10 क्वेश्चंस हैं, ये 10 आप पढ़ो, मैं दावा करता हूं यहां से आपको बाहर नहीं मिलेगा क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है व्हाट इज डिस्पर्सन ऑफ लाइट, एक्सप्लेन विथ डायग्राम। प्रिज्म से लाइट का जो डिस्पर्सन है उसकी डेफिनेशन लिखना है और उसको, उसका डायग्राम बनाना है। बच्चों प्रिज्म से डायग्राम बनाने के लिए हो सकता है अलग से क्वेश्चन आए, सिर्फ आपको डायग्राम बनाना है। जो 7 कलर्स में जो व्हाइट लाइट डिवाइड होता, श्वेत प्रकाश जो 7 रंगों में विभक्त हो जाता प्रिज्म से, तो उसके लिए सिर्फ डायग्राम आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, या फिर जो डिस्पर्सन है उसकी परिभाषा पूछी जा सकती है आपसे। तो ये क्वेश्चन अगर पूरा आता है तो 3 मार्क्स के हिसाब से समझ लो, और 2 पार्ट्स में अगर करें अपन तो 2 मार्क्स के हिसाब से आपसे या तो डेफिनेशन यानी कि परिभाषा, या फिर 2 नंबर में आपको डायग्राम बनाने बोला जा सकता है। व्हाई द कलर ऑफ स्काई अपीयर्स ब्लू, आसमान हमें नीला क्यों दिखाई देता है। तो ये काफी फेवरेट क्वेश्चन है इस चैप्टर में, इसको जरूर याद करें। व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल, गिव द रीजन, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, रात में तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और इसका कारण क्या होता है, गिव इट्स रीजन, इसका जो रीजन है, कारण है, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। 14th क्वेश्चन बट्टो व्हाट इज शॉर्ट साइटेडनेस, या फिर उसी के बदले लॉन्ग साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस को एक दूसरा नाम दिया गया मायोपिया, लॉन्ग साइटेडनेस को हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं, तो अलग अलग नामों से पूछे जा सकते हैं। हाउ कैन इट बी करेक्टेड, ये 2 बीमारियां हैं आंखों में होने वाली, कभी किसी को दूर का नहीं दिखता, किसी को पास का नहीं दिखता। जिसको दूर का नहीं दिखता उसी को बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस या फिर मायोपिया, पास का नहीं दिखता तो उसको बोलते हैं लॉन्ग साइटेडनेस यानी कि हाइपरमेट्रोपिया। और इसको कैसे सही करते हैं, मतलब ये बीमारियां क्या हैं और इनको कैसे सही करते हैं, चश्मे में कौन सा लेंस यूज करते हैं, ये आपको जवाब देना रहेगा। तो 2 मार्क्स के हिसाब से या 3 मार्क्स के हिसाब से एक अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा। हिंदी वाले बच्चों के लिए निकट दृष्टि दोष, शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब, और लॉन्ग साइटेडनेस का मतलब दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष या निकट दृष्टि दोष क्या होता है और उसको किस प्रकार सही किया जाता है, इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों, ये नेक्स्ट चैप्टर, यानी अपने 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए। तीसरा चैप्टर जो फिजिक्स का है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट इट्स यूनिट। विभव किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। इसी तरह से बच्चों जिस तरीके से पोटेंशियल की डेफिनेशन बोर्ड एग्जाम में आती है, उसी तरीके से और भी छोटी छोटी डेफिनेशन इस चैप्टर में है जो आपसे पूछी जाएंगी, जैसे डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, साथ में उसका यूनिट, इलेक्ट्रिक पावर उसका यूनिट, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस और उसका यूनिट, इलेक्ट्रिक सर्किट
इसका यूनिट नहीं होता, सर्किट मतलब एक डिवाइस एक तरीके का। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इसकी परिभाषा। हिंदी वाले बच्चों के लिए इलेक्ट्रिक करंट का मतलब विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक पावर का मतलब विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस का मतलब विद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब इलेक्ट्रिकल सर्किट का मतलब विद्युत परिपथ। तो इनकी परिभाषा और जिनके यूनिट्स हैं, मात्रक हैं, वो मात्रक आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन बच्चों, स्टेट ओम्स लॉ, ओम का नियम लिखिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से, 2 नंबर में ये फेवरेट क्वेश्चन रहा है, साल 2 साल के गैप में आता रहा, तो इसको जरूर पढ़ेंगे, जरूर याद करेंगे। अगला क्वेश्चन बच्चों, वायर्स ऑफ विच मेटल्स आर यूज्ड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत ट्रांसमिशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह करंट को ले जाना। तो यानी विद्युत के ट्रांसमिशन के लिए किन मेटल्स के तारों का उपयोग करा जाता है। तो यहां पर बच्चों जवाब देना रहेगा आपको कॉपर और एल्यूमिनियम, 2 ऐसे मेटल्स हैं जिनका यूज इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन के लिए, यानी विद्युत को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी को इन मेटल्स का यूज करते हैं। Why is tungsten used almost for the filament of electric lamp? इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट के रूप में टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है? टंगस्टन एक मटेरियल, एक अलॉय है, इसका यूज फिलामेंट में, बल्ब या इलेक्ट्रिक लैंप के फिलामेंट में यूज होता है। तो उसका क्या कारण है, ये कारण आपको देना है, एक तरीके से टंगस्टन की प्रॉपर्टीज के बारे में बताना है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 20, ड्रॉ एनी 4 सिंबल्स ऑफ द कंपोनेंट्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में जो कंपोनेंट्स यानी कि जो एलिमेंट्स यूज होते हैं, जैसे कि बल्ब लगता है, फैन लगता है, बैटरी लगता है, सेल लगता है, स्विच लगाया जाता है, अमीटर लगता है, वोल्ट मीटर लगता है। तो ये जो कंपोनेंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, इनका सिंबल यानी इनके चिन्ह, इनके संकेत, आप एनसीईआरटी की बुक में जाएंगे, एक टेबल बना हुआ है, उस टेबल में कुछ 8-10 जो संकेत हैं, सिंबल्स हैं, चिन्ह हैं, वो वहां पर नाम और उनका सिंबल बना हुआ है, आप उनको याद कर लो। कोई 4 यहाँ लिखने बोला गया है, कोई 2 बोला जा सकता है, कोई 3 बोला जा सकता है, और हो सकता है नाम देकर बोला जाए कि बैटरी का सिंबल बनाओ, सेल का सिंबल बनाओ, रेसिस्टेंस का सिंबल बनाओ। तो वो आप टेबल जरूर पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 21, ये बच्चों नेक्स्ट चैप्टर, लास्ट चैप्टर फिजिक्स का, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन लिखना आपको। विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित फैराडे के 2 नियम हैं, तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन है, राइट फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित फैराडे के नियम लिखिए। 2 छोटे छोटे नियम है, तो आप उन नियमों को याद करिए, बोर्ड एग्जाम में वो भी पूछा जा सकता है, और हो सकता है केवल एक नियम, प्रथम नियम लिखिए या द्वितीय नियम लिखिए, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ करके भी पूछे, 1-1 नंबर 2-2 नंबर के क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन बच्चों, राइट एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कोई 3 प्रॉपर्टीज लिखिए। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी बोलते हैं, हिंदी में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बोलते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई 3 गुण लिखिए, ऐसा हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ड्रॉ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अराउंड अ बार मैग्नेट। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं हिंदी में। तो मैंने दोनों क्वेश्चन में दोनों नाम लिख रखे हैं, आप नाम में कंफ्यूजन नहीं होना, दोनों एक ही है। तो आपसे क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक दंड चुंबक बार मैग्नेट के चारों तरफ जो ये मैग्नेटिक फोर्स लाइंस यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं, इनका आपको डायग्राम बनाना है। तो आपने ये जरूर देखा होगा, एनसीईआरटी की बुक में डायग्राम बना है। एक मैग्नेट है, मैग्नेट के नॉर्थ पोल से कुछ लाइन कर्व बनाती हुई साउथ पोल की ओर जाती है, और मैग्नेट के अंदर जो है वो साउथ से नॉर्थ की ओर आती है। तो इस तरीके का एक डायग्राम है, आप उसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, बोर्ड एग्जाम में वो डायग्राम बनाने भी आ सकता है। लास्ट में बच्चों 2 अच्छे टॉपिक्स हैं, थोड़े बड़े हैं, इसलिए पिछले 2-3 सालों से इनको पूरा नहीं पूछते, पार्ट्स में पूछते हैं। पहले जब ज्यादा नंबर्स के क्वेश्चन ज्यादा आते थे, जैसे 4 नंबर के क्वेश्चनों की संख्या पहले ज्यादा हुआ करती थी, 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी हुआ करते थे। अभी इनने क्या करा है, 2-2 मार्क्स के ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन। तो जो थोड़े से बड़े टॉपिक्स हैं
वो पूरे ना पूछकर कुछ पार्ट्स में पूछे जाते हैं। तो मैंने उन दोनों का नाम लिख रखा, देखिए, इलेक्ट्रिक मोटर और डीसी जनरेटर। विद्युत मोटर हिंदी वाले बच्चों के लिए, डीसी जनरेटर का मतलब हो गया विद्युत जनित्र बोलो। अब विद्युत जनित्र दो तरह का होता है, एक एसी और एक डीसी। तो एसी जनित्र या फिर डीसी जनित्र। यहां पर फिलहाल डीसी जनित्र, जनित्र को डायनमो भी बोलते हैं और हिंदी में डायनमो को डायनमो ही बोलते हैं। मतलब अगर डायनमो पूछा जाएगा तो हिंदी में भी वही लिखा रहेगा डायनमो, और अंग्रेजी में भी डायनमो रहेगा। तो इन दोनों क्वेश्चंस में बच्चों क्या पूछा जाएगा, इनमें पूछा जाएगा कि जो मोटर है उसका डायग्राम बनाओ, किस प्रिंसिपल पर काम करता है, यानी उसका जो सिद्धांत है वो लिखिए, मुख्य भाग यानी मेन पार्ट्स, वर्किंग कार्यविधि, या फिर डायग्राम बनाने के लिए आपसे बोला जा सकता है, चित्र बनाने के लिए बोला जा सकता है। जनरेटर में भी और मोटर में भी आप जाओगे, जब इनको इन दोनों क्वेश्चंस को पढ़ोगे तो आप देखोगे कि इसमें जो मेन पार्ट्स हैं वो एक जैसे हैं, वर्किंग एक जैसी है, डायग्राम सिमिलर है, वो थोड़ा सा एक माइनर सा एक पार्ट में डिफरेंस होता है। तो वो डिफरेंस आप ध्यान में रख के ये क्वेश्चन पढ़ते हो तो एक तीर से दो निशाना, यानी कि एक क्वेश्चन पढ़ोगे दोनों की तैयारी हो जाएगी। तो इस तरह से बच्चों ये लगभग 25 क्वेश्चंस फिजिक्स से छांट कर मैंने यहाँ पर आपको दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उम्मीद है कि आपके फिजिक्स के पेपर में यानी साइंस के पेपर में जो फिजिक्स का पार्ट है वहां इन्हीं में से लगभग आपको क्वेश्चंस देखने मिलेंगे। और अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ते हो तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे वो भी इन्हीं से रिलेटेड होंगे, यानी इनको तैयार करने से आपके ऑब्जेक्टिव्स भी तैयार होंगे। हालांकि मैं ऑब्जेक्टिव के लिए आपको बोल दूं, आप जिस भी गाइड से तैयारी कर रहे हैं वहां पर हर चैप्टर में, यानी 4 चैप्टर्स हैं, चारों में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको एक बार आप रीडिंग लगा के भी चले जाओगे तो बहुत सिंपल ऑब्जेक्टिव्स बोर्ड एग्जाम में आते हैं, उनको आप सॉल्व कर पाओगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। नमस्कार, जय हिंद।